हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ वो है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईवीएस फॉर पीएस टेट एग्जाम। ठीक है, आज इस सेशन में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो ईवीएस से रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम में आने के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले पेपर को एनालिसिस करने के बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद ये कुछ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप कि आपके लिए ये फ्रूटफुल होंगे और आपके प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में नहीं आता है? ठीक है, तो बताओ फिर। मर्करी जिसे आप बुध ग्रह कहते हो, वीनस जिसे आप शुक्र ग्रह कहते हो, अर्थ पृथ्वी और जुपिटर बृहस्पति। तो इसमें से वो कौन सा प्लैनेट है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर नहीं आता है? ठीक, तो देखो मरकरी, अर्थ और वीनस तो क्या है, सेम टाइप के हैं। ये इनको आप इंटरनल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और जुपिटर क्या है, एक टाइप का एक्सटर्नल है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जुपिटर। जुपिटर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statutory body was established in 2010 to handle the expedition disposal of the cases pertaining to environmental issues? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें आपके ऑप्शन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्रीन पीस इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी ऑफ एनवायरमेंट। ठीक, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी 2010 में से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी थी जिसने इस चीज के ऊपर, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर जो है उसने काम किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें? आंसर सी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक, क्योंकि ईवीएस में क्या होता है, जितने आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उतने ही आपके क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमेटी बनाई थी, उसके अंडर उन्होंने क्या किया था, किसके ऊपर काम किया था? उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम किया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है ये। Why World Ozone Day is celebrated on September 16 every year? ठीक है, पूरे संसार में जो है 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन डे बनाया जाता है। तो पूछ रहे हैं कि क्यों मनाया जाता है उस दिन, क्या जो है किस चीज के ऊपर साइन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 16 सितंबर, या क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, या ओजोन लेयर डिस्कवर हुई थी, या ओजोन होल डिस्कवर हुआ था? तो सोचो किस चीज से रिलेटेड ये हो सकता है। देखो डिस्कवरी वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन डिस्कवरी हुई हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बचे आपके ऑप्शन नंबर ए या बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 16 सितंबर। ठीक, तो ये चीज ऐसे भी याद रखनी है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कौन सा साइन हुआ था उस दिन प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि 16 सितंबर 1987 को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू कंट्रोल एंड रिड्यूस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोजेंस। ठीक, चलो ये ईयर भी याद रखना है, कभी कभी पेपर में ये ईयर भी पूछ लिया जाता है। क्या था? 16 सितंबर 1987। नेक्स्ट, ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपने बताना है कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट एंड लिथोस्फीयर। एंड दिस साइड क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है विच सराउंड्स द अर्थ। डोमेन ऑफ वाटर है, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। एंड देन है रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो सबसे पहले अगर हमें मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड होगा। तो देख लो फिर यहाँ पे पानी कहाँ पे आ रहा है आपका? डोमेन ऑफ वाटर आ रहा है, मतलब सेकंड का ऑप्शन क्या हो सकता है? बी हो सकता है। बायोस्फीयर क्या होता है? जहां हम रहते हैं, एनवायरमेंट पूरा का पूरा एनवायरमेंट हो गया। एंड लिथोस्फीयर इज डिफरेंट थिंग। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? आंसर ए,
दैट इज बायोस्फीयर क्या है, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग। हाइड्रोस्फीयर क्या है, आपका डोमेन ऑफ वाटर है, ठीक। और एनवायरमेंट क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एनवायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी डेफिनेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनवायरमेंट क्या है, हवा की एक चादर है जिसने क्या सराउंड किया हुआ है, पृथ्वी को सराउंड किया हुआ है। एंड लिथोस्फीयर क्या है आपका, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक। तो मतलब अगर आप मान के चलो तो 4 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। बायोस्फीयर क्या है, जो रिलेशन बताता है लिविंग बींग्स का सराउंडिंग्स के साथ। हाइड्रोस्फीयर पानी से रिलेटेड है। एनवायरमेंट जो हमारे चारों ओर हवा की लेयर है उसे एनवायरमेंट कहते हैं। एंड लिथोस्फीयर क्या है, जो भी हमारी हार्डेस्ट लेयर है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड इन द रिसीवर ऑफ द आई। जब आईज डोनेट की जाती हैं तो आईज का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, लेंस को डोनेट किया जाता है, रेटिना को डोनेट किया जाता है, कॉर्निया, या ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कब पढ़ा था, जब हम 8th 9th में होते हैं तब ये क्वेश्चन आता है। तो देखो रेटिना पे क्या होता है, इमेज बनती है, तो वो तो हम नहीं करेंगे। लेंस भी डोनेट नहीं होता है, तो कौन सा पार्ट डोनेट होता है आपका, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉर्निया। तो याद रखना है कि जब भी आईज डोनेशन करी जाती है तो आईज का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट किया जाता है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्या करना है, आपने बेसिक क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले आपकी बेसिक नॉलेज चेक करता है, उसके बाद वो हाई पे जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which country is largest carbon dioxide gas emitter in the world presently? कि अभी के टाइम में, प्रेजेंट में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहा है। तो आपके ऑप्शन है चाइना, यूएसए, रशिया, जापान। तो आंसर क्या है इसका, आंसर ए, दैट इज चाइना। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। चाइना जो है इस टाइम लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर। Next question. In how many categories Benjamin Bloom divided the cognitive objectives? This question is very important. बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है ये, और इस एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है ये। तो ये ब्लूम जो थे वो एक साइंटिस्ट ही थे, तो वो पूछ रहा है कि उन्होंने कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है, वैसे तो ऑप्शंस में दिया हुआ है 8, 6, 7 या 5, but the correct answer is 6 categories. Option number B, that is 6 categories is the right answer. ये इसकी है कि कौन कौन सी थी वो, remember, understand, apply, analyze, evaluate and create, ठीक। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर उसने ये 6 कैटेगरीज जो है वो दी थी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि कौन सी थी वो 6 कैटेगरीज, तो आपने ये चीज याद रखनी है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। For imparting environment sensitivity, where would you take your students for excursion? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, बोटेनिकल गार्डन, ताजमहल, रेलवे प्लेटफॉर्म या लाइब्रेरी। ये आप अपने स्टूडेंट्स को कहाँ लेके जाओगे अगर आपने एनवायरमेंट सेंसिटिविटी के बारे में उनको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोटेनिकल गार्डन में आप उनको लेके जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is present Union Minister of Environment, Forest and Climate Change in present government of India? अभी जो है recent present में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट कौन है? आपके पास ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर। तो निर्मला सीतारमन तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रकाश जावड़ेकर। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये आपको पेपर में आ सकता है कि रीसेंट हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ठीक। नेक्स्ट, फॉर मैप रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी यूजफुल। वो पूछ रहा है कि जब आप मैप रीडिंग करते हो तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसके ऊपर हम ध्यान ना भी दें तब भी चलेगा।
यूजिंग डायरेक्शन, यूजिंग कलर, यूजिंग सिंबल्स, यूजिंग ग्रामर। अब देखो डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए हमें मैप में, कलर से भी हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है, सिंबल से भी, लेकिन वहां पे ग्रामर की नॉलेज अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूजिंग ग्रामर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, you want to train the students for chemical methods of water sterilization, which one of the following will not be suggested by you? अगर आपने वाटर की क्या करनी है, स्टरलाइजेशन करनी है, मतलब उसको प्योरीफाई करना है, तो इसमें से वो कौन सा मेथड है जो आप यूज नहीं करेंगे? ठीक है, उन्होंने केमिकल मेथड पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली हम केमिकल से ही डील करेंगे। क्लोरीन तो पानी में डाली जाती है ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में भी, ठीक, क्योंकि वो पानी को प्योरीफाई करती है। पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी। तो बॉइलिंग ऑफ द वाटर इज द डायरेक्ट आंसर, क्योंकि बॉइलिंग ऑफ द वाटर क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि केमिकल मेथड कौन सा नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज बॉइलिंग द वाटर। क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग द वाटर क्या है, आपकी एक फिजिकल प्रोसेस है, और एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है वहां पे, केमिकल मेथड के बारे में पूछा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है केमिकल स्टरलाइजेशन की, गैसियस स्टरलाइजेशन इन केमिकल्स के थ्रू करी जाती है, एंड लिक्विड स्टरलाइजेशन में ये वाले केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन अवर कंट्री? सबको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो वो पूछ रहा है कि उसकी नीड हमें क्यों है, क्यों, क्या जरूरत है उसकी हमें कि हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएं। तो आपके पास ऑप्शन थे, टू एलिमिनेट द ओपन डिफेक्शन इन इंडिया, टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द साइंटिफिक प्रोसेस, या टू एराडिक्ट द डिस्गस्टिंग मैनुअल स्क्वेंजिंग सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कि इसमें ये सारे के सारे जो है वो आते हैं। क्लियर? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान क्या है कि इंडिया को हर साइड से क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कंसर्न, नोटेड सोशल एक्टिविस्ट मेघा पाटकर started नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात, अगेंस्ट विच डैम प्रोजेक्ट NBA was launched। आपको पता है कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो गुजरात में चल रहा है, तो वो पूछ रहा है कि किस डैम पे चलाया जा रहा है, और इसके जो एक्टिविस्ट हैं वो कौन है, मेघा पाटकर हैं। तो वो जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किस डैम के ऊपर है, ठीक है, किस डैम के लिए ये किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑप्शन थे टिहरी डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम, या नागार्जुन सागर डैम। तो गुजरात में क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज सरदार सरोवर डैम इज द राइट आंसर। क्लियर? ये देख लीजिए आप, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव द नर्मदा मूवमेंट, a campaign to increase the height of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River, और मेघा पटकर a social worker led the initiative। ठीक है, तो ये था, ये आपका नर्मदा मेन कनाल है, रन ऑफ कच्छ, ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे आपको दे दी हुई है, आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो। तो क्या याद रखना है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किस डैम के ऊपर चल रहा है, सरदार सरोवर डैम के ऊपर चल रहा है, और कौन इसके स्पेशल एक्टिविस्ट हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, that is मेघा पटकर। ठीक, नेक्स्ट, there is a continuous mention of AQI in the context of use position in Delhi in recent times, expand AQI। वो आपसे क्या पूछ रहा है, AQI की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शंस में है, एटमॉस्फेरिक क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वांटिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, या एयर क्वालिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो छोटी छोटी जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो पेपर में आने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ध्यान से देख लो इन ऑप्शंस को और ट्राई करो कि क्या आंसर होगा इस चीज का। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो AQI की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। नेक्स्ट, इंडियन PM Shri Narendra Modi was the joint winner of United Nations highest environment honor championship
Champions of the Earth Award on 26 September 2018. With which political personality did Indian PM share this coveted honor? तो बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उनको ये बेस्ट प्राइज मिला है किस फील्ड में, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड में, ये उन्होंने किस एक ग्रेट लीडर के साथ जो है वो उसके साथ शेयर किया है? ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ, कैनेडियन पीएम के साथ, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ या रशियन प्रेसिडेंट के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ। ठीक, तो ये चीज याद रखनी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्वाइंट विनर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और जिस अवार्ड का नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, कब मिला था? 26 सितंबर 2018 में मिला था। और उन्होंने ये किसके साथ साझा किया था? फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो हैं दैट इज इमैनुअल मैक्रोन के साथ। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आउट ऑफ द ग्रुप्स लिस्टेड बिलो। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रायोरिटी वाइज देखना है कि सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एक तो क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से पहले भी एक चीज होती है दैट इज वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वाटर वेपर को दी जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन एंड निट्रस ऑक्साइड आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अगर तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल गैस है, देन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर उन्होंने प्रायोरिटी पूछी हुई है तो देख लेना ऑप्शंस में कि वाटर वेपर तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन ओजोन एंड देन निट्रस ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें CO2 58% जो है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉरेस्टेशन 16%, मीथेन 70%, निट्रस ऑक्साइड 8% एंड हेलोकार्बन्स 1% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइज पॉल्यूशन? वो पूछ रहा है कि ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉइज पॉल्यूशन की वजह से नहीं होता है? फर्स्ट है डायरिया, सेकेंड हाइपरटेंशन, टेंशन ज्यादा हो जाना, डेफनेस, आपको सुनाई ना देना, और इरिटेशन। तो बताओ क्या आंसर हो सकता है? डायरिया, क्योंकि डायरिया क्या होता है? जब आपको कोई भी चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है और आपको वॉमिट अप फील होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ये नॉइज पॉल्यूशन की वजह से नहीं होता है, और बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to environment science full form of SPM is? this is the most important question. फुल फॉर्म्स पेपर में पूछी जाती है, एक या दो क्वेश्चन जो है वो एब्रीविएशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट मैटर, या सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मीथेन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। सो एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक, यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ है कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? गैशियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें उनके एसपीएम भी आ जाते हैं। एसपीएम क्या है? डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट एंड स्मोक होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, human tissues, organs or fluids, body parts and contaminated animal carcasses are examples of। वो बोल रहा है कि जो भी ह्यूमन टिश्यू वाला वेस्ट है, ऑर्गन्स और फ्लूइड का वेस्ट है, बॉडी पार्ट्स का वेस्ट है, उसको आप क्या कहते हो कि वो किस टाइप का वेस्ट होता है? पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इंडस्ट्रियल होता है, या केमिकल होता है? देखो रेडियो एक्टिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, इंडस्ट्रियल भी नहीं हो सकता, तो बचे दो, पैथोलॉजिकल या केमिकल। तो केमिकल भी नहीं होगा क्योंकि वहां से कोई पर्टिकुलर केमिकल तो रिलीज नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? पैथोलॉजिकल वेस्ट इज द राइट आंसर। तो ये चीज याद रखनी है कि जो भी ह्यूमन टिश्यू से रिलेटेड वेस्ट है या ऑर्गन्स और फ्लूइड से रिलेटेड वेस्ट है
या बॉडी पार्ट्स ऑफ कंटामिनेटेड एनिमल कैकेसेस से रिलेटेड वेस्ट है, उसको आप क्या कहते हो, पैथोलॉजिकल वेस्ट कहते हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, दैट इज पैथोलॉजिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द renowned scientist who coined the word ecology। इकोलॉजी वर्ड को किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या वो इकोलॉजी पे पूछ लेगा या फिर कोई भी पर्टिकुलर टर्म है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उनके साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। तो चलो बताओ इसमें कौन है, एंड्रिस्ट हैक्ल, चार्ल्स डार्विन, जॉर्जी मेंडल या एल्बर्ट आइंस्टाइन? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो E = mc² दिया था। चार्ल्स डार्विन और जॉर्ज मेंडल जो है वो बायोफील्ड से रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए, दैट इज एर्नेस्ट हैक्ल इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इकोलॉजी वर्ड किसने डिफाइन किया था, किस साइंटिस्ट ने इकोलॉजी वर्ड दिया था? एर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर द पास्ट few decades the climate of earth is changing due to। अभी आप देख रहे हैं कि कितना मौसम चेंज हो गया है, सर्दियां बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, या सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया है अर्थ का, उसके लिए सबसे मेन कॉज क्या है? एल निनोज इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग या नेचुरल कैलामिटीज? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती जा रही है, और जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होता है? द सी लेवल विल राइज, ग्लेशियर्स एंड द आइस एट द पोल्स विल मेल्ट, some plant and animals will die because of heat, या summer will be cooler and winter will be warmer। तो बताओ which of the following is not an effect of global warming? तो अंडरस्टूड सी बात है कि ऑप्शन क्या आएगा, डी। वो बोल रहा है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मियां हैं वो ठंडी होती हैं और जो सर्दियों वाले दिन है वो गर्म होते हैं? नहीं। सो ऑप्शन डी क्या है, गलत है। और ये बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो समुद्र में पानी का लेवल क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ग्लेशियर्स भी पिघलते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। आपने इसमें बताना है कि ट्रेड विंड्स कैसी होती हैं, लू जो होती है वो कैसे चलती है, मॉनसून कैसे होती है, एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रेड विंड्स आर व्हाट, परमानेंट विंड होती हैं। ठीक है, और लू क्या होती है आपकी, लोकल विंड होती है। ठीक है, गर्मियों में आप देख सकते हो कि लू चलती है, बहुत गर्म हवा आ रही होती है। ठीक, थर्ड का क्या आ जाएगा, मॉनसून का, सी सीजनल विंड है, क्योंकि जब मॉनसून सीजन आता है तभी मॉनसून जो आपको देखने को मिलता है। ऑन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को आप क्या कहते हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में 6th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज द विंड। ठीक, तो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं आपकी, परमानेंट विंड्स होती हैं, लू क्या होती है, लोकल विंड होती है, मॉनसून क्या होता है, सीजनल विंड होती है, एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर क्या होती है आपकी, विंड होती है। ठीक, नेक्स्ट, विच यूएन एजेंसी was given the responsibility to coordinate among various UN agencies, program and organization related to United Nations Decade of Education for Sustainable Development। तो बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने यूनाइटेड नेशन ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? आपके ऑप्शन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी, दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि यूनाइटेड नेशन ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन डिकेड, एजुकेशन से रिलेटेड भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी यूनाइटेड नेशन किसके साथ काम करेगा, यूनेस्को से, क्योंकि यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर?
इनमें से वो कौन सा डिजीज है जो गंदे पानी की वजह से होता है? पोलियो, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलरा? देखो पोलियो तो क्या है, उसमें क्या होता है, बॉडी एकदम से नम हो जाती है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ट्यूबरक्लोसिस भी क्या है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कफ हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज कॉलरा, क्योंकि वो हमेशा गंदे पानी की वजह से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डज द हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट? सबसे पहले बात तो बीओडी की फुल फॉर्म याद कर लो, ये पेपर में पूछी जा सकती है। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि बीओडी का मतलब क्या है? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन, लो लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन, एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन, या वाटर इज एब्सोल्युटली प्योर। तो क्या है बीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस चीज से रिलेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। जितना ज्यादा बीओडी होगा मतलब कि माइक्रोबियल पॉल्यूशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो पॉल्यूशन है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इट इंडिकेट्स? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट, the Ministry of Environment and Forest declared India's first marine eco-sensitive zone in। तो बताओ कि हमारी मिनिस्ट्री ने, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, उसने इंडिया फर्स्ट मैरीन इकोसिस्टम जोन किसे घोषित किया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो आप टेक कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5ES? ठीक है, 5 E's होते हैं हमारे, ठीक है, मतलब ई से ही नाम होगा उनका। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से 5ES का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शंस है इवेल्युएट, एक्सप्लोर, एस्टिमेट, एक्सप्लेन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टिमेट जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following places is termed as cold desert of our country? हमारे देश में शीत मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? लद्दाख, लेह, ऊटी या मनाली को? वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है, आप सब लोग घूमने भी जाते हो यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लद्दाख। तो क्या याद रखना है कि लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ अवर कंट्री। ठीक, नेक्स्ट, which of these layers of the atmosphere consist of the ozone layer that is responsible for absorbing the ultraviolet light? तो बताओ कि ओजोन लेयर जो एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी रेडिएशंस को, वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है? ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या नन ऑफ दीज? अब आपको पता है कि अर्थ से जब आप जाओगे, फर्स्ट जो लेयर आती है वो क्या आती है? ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम रहते हैं। देन आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन आता है आपका मीजोस्फेयर। तो आपको पता है कि ओजोन लेयर कहाँ पे है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर। ये चीज याद रखनी है कि ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे आप हिंदी में समताप मंडल भी कहते हो। ठीक है, और यहीं पे जो है किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? यूवी रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन होती है। और ट्रोपोस्फेयर क्या है? जहां पे आपको लिविंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, मीजोस्फेयर क्या है? जो ये जो है वो स्पेस में चलता है सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर इसेंशियल नॉन मेटालिक मिनरल्स? वो पूछ रहा है कि इसमें से वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन मेटालिक हैं, मतलब नॉन मेटल कौन है इसमें से? कोल, सिलिका, क्ले, सीमेंट, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर या ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एंड मार्बल? तो देखो ऑप्शन सी तो पहले ही कट हो गया, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल्स हैं। ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल भी क्या हो जाएंगे? किसके बने हुए? किसने किसी मेटल के ही। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोल क्या है? किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। सिलिका में क्या है? Si, सिलिकॉन होगा। और क्ले और सीमेंट में भी सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। तो अगर जैसे आपको नहीं पता था तो आप पहले चीजों को एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर क्या है? वो तो नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक भी क्या है? मेटल्स हैं। ऑप्शन डी भी जो है वो मेटल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, तो बचा क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोल, सिलिका, क्ले एंड सीमेंट।
ठीक, तो ये क्या है आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट, which of these element is considered to be the largest source of commercial energy consumption in the world? वो पूछ रहा है कि संसार में इन ऑप्शंस में से कौन सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी को, नेचुरल गैस को, ऑयल को या कोयले को। तो सबसे अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे ज्यादा किसकी कंजप्शन होती है, तेल की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑयल। नेक्स्ट, an extensive number of chain interlink an ecosystem forms a blend together। वो बोल रहा है कि जब एक चेन इंटरलिंक होती है आपस में, जैसे आपको बताता है कि हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स को कौन खाएगा, इसमें कोई भी आगे आ सकता है, फंजाई, डिकम्पोजर्स वगैरह आ जाते हैं, उन्हें आगे कौन खाएगा। ऐसे जो एक चेन चलती है इकोसिस्टम में, उसे आप क्या कहते हो, फूड चेन कहते हो, फूड वेब कहते हो, कार्बन साइकिल कहते हो, नाइट्रोजन साइकिल कहते हो। तो देखो पहले तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो डायरेक्ट कट हो गया, क्योंकि कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल ऐसी नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज नॉन एज द फूड वेब। तो फूड वेब क्या है, एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चेन्स हैं, बहुत सारी चेन्स हैं जो आपस में इंटरलिंक होती हैं इकोसिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। एंड फूड चेन इज डिफरेंट, इसमें आपको बताया जाता है कि हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे या हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, फिर आगे उनको कौन खाएगा, वो सारी चीजें फूड चेन में। लेकिन जो पहले है जहां पे वो सारे इंटरलिंक्ड हैं स्टार्टिंग में, उसे क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these days is celebrated in the form of World Environment Day or around the world? सिंपल सा क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जुलाई, 10 जून, 20 अक्टूबर या 5 जून। सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हमें पता है, स्कूल में भी हम इस चीज को ऑर्गेनाइज करते थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 जून। क्या मनाया जाता है इस दिन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which drug is associated with the tea और coffee plant sources? चाय सभी पीते हैं, कॉफी भी सभी पीते हैं, तो बताओ कि उसमें कौन सा ड्रग जो होता है वो पाया जाता है जिससे हमें उसकी एडिक्शन हो जाती है। ऑप्शन है कैम्फर, कैफीन, थॉर्न एप्पल या ओपियम पॉपी। तो कैम्फर तो होगा नहीं, वो तो कपूर कहते हैं उसको। तो डायरेक्ट आंसर सबको पता है इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज कैफीन। Next, which of these is the most naturally occurring and frequent disaster? हमारे संसार में बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं, कभी भी कहीं से कोई भी आपदा आ जाती है। तो वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो मेनली है, जो बहुत ज्यादा आती रहती है, वो कौन सा डिजास्टर है, सबसे ज्यादा डिजास्टर जो है वो संसार में कौन सा देखने को मिलता है। सुनामी, ड्रॉट सूखा जिसे कहते हो, अर्थक्वेक भूकंप का आना, फ्लड मतलब बाढ़ का आना। सो क्या आता है सबसे ज्यादा हमारे देश में, डी, ऑप्शन डी, फ्लड जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो फ्लड, ऑप्शन डी इज द मोस्ट नेचुरली अकरिंग एंड फ्रीक्वेंट डिजास्टर इन द वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट, which of these year was the forest conservation act amended? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, इसमें तुक्का नहीं मार सकते, लेकिन स्टैटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों का पता भी होना आपको जरूरी है, क्योंकि वहां से भी स्टैटिक एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इन विच ऑफ दीज ईयर वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड? तो कब किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1988 में। याद रखना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब अमेंड हुआ था, ऑप्शन बी, दैट इज 1988 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर ऑल्सो नोन एज डेट्रीवोर्स? इनमें से डेट्रीवोर्स किसे कहा जाता है? डीकम्पोजर्स को, कार्निवोर्स को, हर्बीवोर्स को या नन ऑफ द अबव? हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होते हैं। डीकम्पोजर्स जो चीजों को बिल्कुल डीकम्पोज कर देते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जैसे हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में, उस चीजों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो डेट्रीवोर्स क्या हुए आपके यहाँ पे, ऑप्शन ए, दैट इज डीकम्पोजर्स। जैसे आपका अर्थवर्म हो गया, या जितने भी आपको मिट्टी में कीड़े देखने को मिलते हैं कि जब आप वहां पे कोई चीज डाल रहे हो तो वो छोटे छोटे कीड़े क्या होते हैं, उनको खत्म कर देते हैं खा खा के। तो डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these countries constitute approximately 57% of the various large dams in the world?
पूरे संसार में 57% बड़े बड़े डैम किन 2 देशों में पाए गए हैं? ब्राजील एंड इंडिया, जापान एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया, या ब्राजील एंड चाइना में? इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज चाइना एंड इंडिया में सबसे ज्यादा लार्ज डैम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली हैं? 57% जो है वो अप्रोक्सीमेट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which device is used in an aeration tank for various cleaning purposes? क्लीनिंग पर्पसेस के लिए एरिएशन टैंक्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो कैसा होता है? ट्यूब डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर प्लेट है, हेडर पाइप है, या पेडल्स है? तो ये भी अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपका? ट्यूब डिफ्यूजर इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, in lakes the uppermost zone is known as the which zone? वो बोल रहा है कि जो लेक होती है, एक झील होती है, उसमें उसके अपर मोस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस है बेंथिक, यूफोटिक, क्लाइमेट या लिटोरल। तो बताओ इसमें क्या हो सकता है? अपर मोस्ट जोन ऑफ द लेक इज नॉन एज द यूफोटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यूफोटिक जो है क्या है? अपर मोस्ट जोन जो है लेक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन विच इज ब्लैंक इन नेचर। देखो ये तो सबको पता है कि ओजोन क्या है, किसका एलोट्रॉप है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। वो पूछ रहे कि जो ओजोन है वो पॉलीएटॉमिक है, मतलब ओजोन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, या ट्राइएटॉमिक का मतलब कि सिर्फ 3 ही होते हैं, डायटॉमिक का मतलब है कि सिर्फ 2 ही होते हैं, या मोनोएटॉमिक का मतलब है कि सिर्फ सिंगल होता है। सो यू नो दैट कि ये क्या होता है आपका? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? O3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्राइएटॉमिक आ जाता है। ठीक, तो क्या याद रखना है कि ओजोन किसका एलोट्रॉप है? ऑक्सीजन का। और कैसा नेचर है इसका? ट्राइएटॉमिक है, दैट इज O3। नेक्स्ट, द मीथेन इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है अब आपके पास? CH4, जिसे आप नेचुरल गैस भी कहते हो और मार्श गैस भी कहते हो। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मीथेन कब फॉर्म होता है? जब आप किसके रिडक्शन कर रहे हो? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट्स या नाइट्रेट्स। तो क्या हो सकता है? मीथेन कब निकलेगी बहुत ज्यादा? जब आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स को रिड्यूस कर दोगे, उनकी रिडक्शन कर दोगे, तो आपके पास कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन गैस आपके पास निकलेगी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी याद रखना है कि जब भी आप ऑर्गेनिक एसिड्स की क्या करते हो? रिडक्शन करते हो, तो आपके पास कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main cause of melanoma? that is this is a skin cancer। वो मेनली आपसे ये पूछ रहे हैं कि स्किन कैंसर किसकी वजह से हो रहा है? एसिड रेन की वजह से, एलर्जेंस की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से, या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओजोन डिप्लीशन की वजह से सबसे ज्यादा स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है, और एसिड रेन क्या होती है? जब नॉर्मल रेन वाटर की पीएच क्या होती है? 5.5 से कम हो जाती है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के साथ जो बारिश है वो मिक्स हो जाती है। जब उनके कंटामिनेटेड पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं बारिश में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है। मतलब कि जितने भी आपकी बिल्डिंग्स हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो किससे पड़ता है? एसिड रेन से। तो क्या याद रखना है? अगर किसी बिल्डिंग को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, जिससे आप मार्बल कैंसर कह रहे हो, वो किसकी वजह से होता है? एसिड रेन की वजह से होता है। और जो ह्यूमन बीइंग्स में आपको स्किन कैंसर देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से होता है? ओजोन डिप्लीशन की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इवापोरेट वाटर इज कॉल्ड। हमारे प्लांट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो पानी को इवापोरेट, बाष्पीकरण करने में उसकी हेल्प करता है? फ्रूट, स्टोमेटा, रूट, या नन ऑफ द अबव? स्टोमेटा पता है ना कहाँ होता है? जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसको जब आप उल्टा करके देखोगे तो वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टोमेटा। ठीक, तो याद रखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो पानी को इवापोरेट करता है? दैट इज स्टोमेटा।
फ्रूट वाला पार्ट तो हम खाते हैं, और रूट क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके रखता है प्लांट्स की विद सॉइल के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of changing the solid into a liquid by supplying the heat is known as, वो बोल रहा है कि जब आप किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो, मतलब हीट इज कंपल्सरी हेयर, एंड फिर वो चेंज हो जा रहा है लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, इवापोरेशन, बॉइलिंग या कंडेंसेशन। तो बताओ, जब सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, बर्फ जो है वो पिघल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो मेल्टिंग हो रही है वो, ठीक है। और जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म बन रही है तो वो क्या हो रही है, इवापोरेशन हो रही है वो, ठीक है। और दोबारा गैस से लिक्विड बन रहा है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। और बॉइलिंग किसकी होती है, हम लिक्विड को बॉइलिंग करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक, नेक्स्ट, which of the following is said to be a biodegradable waste। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है कि जब आपने वो वेस्ट फेंक दिया तो वो सड़ जाता है, गल जाता है, और बिल्कुल प्योरली जो है वो एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल है। आपके पास ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, ग्लास, एगशेल या पॉलीथीन। अब देखो पॉलीथीन तो सड़ती नहीं है, अगर आप उसको मिट्टी में भी दबा दोगे तो वो वैसी की वैसी निकल आएगी। प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया, ग्लासेस भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया, बट द करेक्ट आंसर इज दी एगशेल। वो क्या हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल था, ऑप्शन सी, दैट इज एगशेल। क्लियर, नेक्स्ट, द यूजेस ऑफ CFCs आर, CFC क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहाँ पे किया जाता है, एज अ इंसुलेटर किया जाता है, या एरोसोल प्रोपेलेंट्स में किया जाता है, या एज अ रेफ्रिजरेंट्स किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी चीजों में जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा एज अ रेफ्रिजरेंट्स या फिरॉन कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक, तो याद रखना है, एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो भी ये चीजें बताई है यहाँ पे ये सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, लाइट की, एयर, साउंड या वाटर करंट। इजी था, एक बेसिक सा क्वेश्चन था। जब भी जो हमारा लाइट वाला चैप्टर आता है उसमें फर्स्ट लाइन में ये लिखा होता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइट। नेक्स्ट, पेपर इज मेड अप ऑफ, जो एक कागज होता है वो किस चीज से बना होता है, पॉलीथीन एंड कॉटन का, पॉलीथीन तो होगा नहीं तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, स्टार्च एंड सेलुलोज, ग्रास एंड बैम्बू या नन ऑफ द अबव। तो बताओ पेपर किससे बना होता है, ऑप्शन सी, दैट इज ग्रास एंड बैम्बू से। पता है ना, पेड़ों से जो है वो कागज मिलता है हमें। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है। अब ऐसा मत कर देना कि मरकरी सबसे ज्यादा नजदीक है सोलर के तो वो ही होगा, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीनस, जिसे आप शुक्र ग्रह कहते हो, वो क्या है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, और यूरेनस क्या है, सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है। ठीक है, जुपिटर क्या है, उसके पास सबसे ज्यादा मून होते हैं, और मरकरी क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट है। क्लियर, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है आपका, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक, नेक्स्ट, which of the following gas destroys the chlorophyll present in the plant leaves। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते भी हैं कि लीव्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्लोरोफिल में मेन एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, दैट इज मैग्नीशियम। एक क्लोरोफिल का पूछा जाता है, एक विटामिन B12 का पूछा जाता है, साइनोकोबालामिन जिसे आप कहते हैं, कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है, कोबाल्ट होता है। और तीसरा आता है आपका आयरन, हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन में मेन एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो क्या चीज याद रखनी है कि क्लोरोफिल में मेन एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम है। ठीक है, याद रखना कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आपके पास, मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन जो होता है जिसे ब्लड कहते हैं उसमें क्या पाया जाता है आपके पास, आयरन पाया जाता है। और जो विटामिन B12 है आपके पास, जिसे आप साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, इसमें मेन एलिमेंट जो पाया जाता है वो कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक है, तो अभी उसने क्या पूछा हुआ है आपसे कि कौन सी ऐसी गैस है जो क्लोरोफिल को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती है।
सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड इज द रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर डिस्ट्रॉइंग द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPCB स्टैंड्स फॉर। देखो डायरेक्ट उन्होंने क्या पूछ लिया हुआ है, एब्रीविएशन पूछ ली है, फुल फॉर्म पूछ ली है कि बताओ CPCB की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड या फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज द राइट आंसर। तो CPCB की फुल फॉर्म जो है वो आपने याद रखनी है, पेपर में ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट? टाइगर स्टेट, तो बताओ टाइगर स्टेट के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स देखने को मिलते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या गुजरात? डायरेक्ट है, अगर पता है तो टिक कर सकते हो, और थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड भी हो जाता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लुमिनियस? अब एक होता है लुमिनियस, एक होता है नॉन लुमिनियस। तो लुमिनियस क्या होता है? जिनके पास अपनी लाइट होती है, जो ग्लो करते हैं। और नॉन लुमिनियस क्या होते हैं आपके पास? जिनके पास लाइट अपनी नहीं होती है, वो दूसरों की हेल्प से क्या होते हैं? चमकते हैं। तो बताओ सन, स्टार, मून या ऑल ऑफ द अबव? अब सन क्या है? सन के पास तो अपनी लाइट है, स्टार के पास भी अपनी लाइट है, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। दैट इज वाई ऑप्शन सी, दैट इज मून क्या है आपका? नॉन लुमिनियस चीज है। ठीक है, तो नॉन लुमिनियस क्या होता है? जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो दूसरे की लाइट की हेल्प से क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। सन और स्टार क्या है आपके पास? लुमिनियस बॉडीज है, और मून क्या है आपके पास? नॉन लुमिनियस बॉडी है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ तम्बाकू एडिक्शन? तम्बाकू में कौन सा मेन केमिकल पाया जाता है? हिस्टामाइन, निकोटीन, कोकीन या नन ऑफ द अबव? तो ये सबको पता है आंसर। इसका आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तम्बाकू में। टी और कॉफी में क्या पाया जाता था? कैफीन। हिस्टामाइन कहाँ पाया जाता है? जब जिसको एलर्जी हो जाती है और जब आप उसको इचिंग करते हो तो वहां से एक एसिड रिलीज होता है जिसे आप कहते हो हिस्टामाइन। तो जैसे एसिड भी क्या, वहां से थोड़ा सा वाटर की फॉर्म में कोई चीज निकलती है, और वो होता है क्या है कि जहां पे वो वाटर गिरेगा वहां पे फिर से आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको एलर्जीज होती है उस टाइम जो केमिकल कंपाउंड निकलता है एलर्जीज के केस में, वो कौन सा है? हिस्टामाइन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और तंबाकू में कौन सा है? निकोटीन है। नेक्स्ट, प्रकृति which was recently launched is masked to create awareness on which field? प्रकृति क्या है? एक शुभंकर है। मास्कट क्या होता है? जब शुभंकर कहते हैं तो स्पेशली एक चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जैसे अभी अभी लॉन्च किया है अवेयरनेस की फील्ड में, वो किस चीज से रिलेट करता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन से, जेंडर इक्वेलिटी से, LGBTQ राइट से या स्किल डेवलपमेंट से? तो आंसर क्या है इसका? क्योंकि प्रकृति है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? प्लास्टिक पॉल्यूशन से वो रिलेट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट रीजन फॉर द अननेचुरल डेथ्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स? वो पूछ रहा है कि अभी अभी क्या है, इंडिया में बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो शायद तमिलनाडु में हुई है, एक साथ तमिलनाडु में नहीं, सबसे ज्यादा जो है वो 2018 से 19 में देखा गया है जब 19 एलिफेंट्स मरे थे, और 2019 और 20 में जो है वो 14 एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी अननेचुरल वे में। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट रीजन क्या है कि उनकी बिना किसी वजह से अननेचुरली उनकी क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। ऑप्शंस है रेलवे कोलिजन्स की वजह से, इलेक्ट्रोक्शन की वजह से, ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट की वजह से या कंटेजियस डिजीजेस की वजह से। सो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोक्शन की वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा एलिफेंट्स की डेथ हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द राइट्स ऑफ नेचर इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री है जिसने अपने देश में राइट ऑफ नेचर को जो है वो लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइल्ड या जर्मनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चाइल्ड। क्या उन्होंने अप्रूव किया है? राइट्स ऑफ नेचर को अप्रूव किया है कि ये भी सभी का राइट है कि वो अपने नेचर को नीट एंड क्लीन रख सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
As per a recent report, which country recorded the maximum number of air pollution related death? तो वो बोल रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा, जिसमें जो है एयर पॉल्यूशन की वजह से जो डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा है? यूएसए, रशिया, इंडिया और चाइना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इंडिया में हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा डेथ होती है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी और वहां पे इट मे कॉज टू डेथ। ठीक, नेक्स्ट, as of August 15, 2022, India has how many Ramsar sites? वेटलैंड साइट्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है, पानी होता है वहां पे, जमीन के पास थोड़ा पानी पाया जाता है और बहुत सारे माइग्रेंट एनिमल्स या बर्ड्स जो है वो वहां पे आके रहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि 2022 15 अगस्त 2022 तक अब हमारी कितनी टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं? तो पिछले साल ही क्या है 11 साइट्स को ऐड किया गया था, ठीक है, तो अब कितनी हो गई हैं टोटल? 75 हो गई हैं। ये करंट क्वेश्चन है तो पेपर में आ सकता है कि 15 अगस्त 2022 तक हमारे कितनी जो है वो रामसर साइट्स हो चुकी हैं? दैट इज 75। ठीक, Which country has launched the world's first cheetah rehabilitation project? तो आपको पता है कि अभी हमारे देश में कितने ज्यादा चीते जो है वो वापस लाए जा रहे हैं, नामिया से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? 12 चीते या 14 चीते लाए गए हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि किस देश ने जो है ये कैंपेन स्टार्ट की है? बांग्लादेश, इंडिया, जापान या हंगरी? तो आंसर क्या है? सभी को पता है, ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, विच ग्लोबल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज द राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एज अ ह्यूमन राइट? तो वो बोल रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में से ये किसका राइट है कि वो एक हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है वो एज अ ह्यूमन राइट दे? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक या G20? सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज यूनाइटेड नेशन। यूएनडीपी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एनवायरमेंट के साथ डील करता है। ठीक, नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत फेमस है ये, हर क्वेश्चन ये जो है बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है, स्ट्रैटेजी के भी है एक टाइप का, कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? डायरेक्ट आंसर असम में है, ठीक है, तो याद रखना है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट to publicly display the names of polluting industrial units? वो बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने अभी एक ऐप लॉन्च की है जिसमें वो डायरेक्ट बता देगा कि इस इंडस्ट्री से क्या है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वहीं से वो चीजें उसको वार्निंग लेटर देगा और वहीं से उस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन थे न्यू दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, झारखंड स्टेट ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है टू पब्लिकली डिस्प्ले द नेम्स ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट या फिर यूटी? तो बताओ, अभी अभी जो है ये स्टेट बर्ड घोषित किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये किस राज्य का, ये किस केंद्र शासित प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है? पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या हरियाणा? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सेट अप अ कमिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर? वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि वल्चर्स क्या है खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो उसके कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट ने जो है वो एक कमेटी का गठन किया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या बिहार? तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? बी, दैट इज तमिलनाडु ने जो क्या किया है, एक कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी GEAC अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन? अभी जो है एक नए टाइप के सीड्स जो हैं, हाइब्रिड सीड्स जिसे आप कहते हैं, उन्हें डिस्कवर किया गया है, ठीक है। किसने किया है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलके, ठीक। तो वो बोल रहा है कि जो ये GM वर्जन है, जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने नया बीज बनाया है, ये किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है? ब्रिंजल से, मस्टर्ड से, कॉटन से या टोमेटो से? तो ये रिलेटेड है मस्टर्ड से। उसका नाम है आपका GEAC हाइब्रिड मस्टर्ड 11, ठीक है। तो किस चीज से रिलेटेड है ये? मस्टर्ड, सरसों से रिलेटेड है।
What is the name of the financial instrument that generate proceeds for investment in environmentally sustainable project? तो वो बोल रहा है कि इनमें से वो कौन सा बॉन्ड है जो एनवायरमेंट के साथ डील करेगा, जिसमें लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाएगा कि आपने अपने नेचर को साफ सुथरा रखना है, उसकी कंजर्वेशन करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, व्हाइट बॉन्ड या पिंक बॉन्ड। तो नेचर इज ग्रीन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या जनरेट करेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें एनवायरमेंट में फॉर द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है which country launched the in our lifetime campaign in the COP27 summit? ये भी अभी अभी हुआ है, तो किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, और भी नेचर से रिलेटेड जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखना है विच कंट्री लॉन्च द इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन इन द COP27 समिट, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च? ये भी डायरेक्ट है, अगर पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते कोई। तो ऑप्शंस हैं 2002 में, 2007 में, 2010 में या 2021 में। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है कि अब जितनी भी आपकी गाड़ियां आएंगी वो क्या कैसे चलेंगी? हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल से चलेंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2021 में। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2021 में वो लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज। डेंगू जो है वो किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? इतना तो पता ही है ना कि डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है, और ये भी पता है कि फीमेल मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो ऑप्शंस है एडिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाई मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, एंड नेक्स्ट है एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, एडिस। और जो ये एनाफ्लीज है इसकी वजह से क्या होता है? आपका मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। तो डेंगू डिजीज जो है वो किस वजह से होता है? आपका एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, और क्या मेन कंपोनेंट है, किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस? जीका वायरस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, you tell your students that cooking gas used in the kitchen is CNG. What is the full form of CNG? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, उन्होंने सिंपल सा एक लाइन बना दी हुई है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि जो किचन में गैस यूज करी जा रही है दैट इज CNG, और CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? सबको पता ही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज CNG। मेन गैस कौन सी होती है? उसमें मीथेन होती है, और मीथेन को हम क्या कहते हैं? नेचुरल गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज ट्रैप्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट? जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा होता है तो कौन सी रेडिएशन जो है वो उसमें ट्रैप होती हैं? यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज। तो बताओ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूवी रेज, क्योंकि एक्स रेज तो होंगी नहीं, गामा भी नहीं होंगी, बचे दो ऑप्शंस। तो क्या आंसर है इसमें? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर ट्रैप्ड ड्यूरिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन होता है तो उस साइंस को आप क्या कहते हो? एंथ्रोपोलॉजी कहते हो, इकोनॉमिक्स कहते हो, इकोलॉजी कहते हो, या जियोलॉजी कहते हो? तो देखो इसमें क्या नहीं हो सकता है? जियोलॉजी भी नहीं हो सकता, इकोनॉमिक्स भी नहीं हो सकता, तो एंथ्रोपोलॉजी होता है या इकोलॉजी होता है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो आंसर क्या आएगा? इकोलॉजी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज इकोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, how will you explain the meaning of eutrophication to your students in a simple way? वो आपसे क्या पूछ रहा है डायरेक्ट कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है? वाटर प्योरिफिकेशन होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है वेस्ट वाटर का, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, या एनरिचमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज? तो बताओ ये चीज क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, अगर पता है तो कर सकते हो। यूट्रिफिकेशन क्या होता है?
एनरिचमेंट करनी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की किसमें, वाटर बॉडीज में। इतना तो याद रखना कि यूट्रिफिकेशन है क्या, पानी से रिलेटेड है, जिसमें आपने किसमें काम करना है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड काम करना है। नेक्स्ट, which of the following is the biotic component of a ecosystem? अब बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग होती है चीज, जैविक चीज जो होती है उसे आप क्या कहते हो, बायोटिक कहते हो। तो ऑप्शन है फंजाई, विंड, सनलाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। तो देखो विंड, सनलाइट, टेम्परेचर एंड वाटर क्या है, वो तो नेचुरल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बायोटिक जो मतलब अर्थ में, हमारे एनवायरमेंट में एज अ बायोटिक जैविक पदार्थ में प्रेजेंट है, उसे आप क्या कहते हो, ऑप्शन ए दैट इज फंजाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी थ्रू रैपिड लीचिंग ऑफ द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज ड्यू टू। आपको पता है कि अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, कम हो रही है। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके कम होने का मेन रीजन क्या है, रिफॉरेस्टेशन की ज्यादा से ज्यादा पेड़ लग रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की पेड़ों का कटाव हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, रिसाइकलिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सभी को पता है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कि पेड़ों के ना होने की वजह से, ज्यादा पेड़ों की कटाव की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। आप घरों में एलपीजी गैस यूज करते हो, क्या फुल फॉर्म है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो वो पूछ रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन एंड प्रोपेन, मीथेन एंड इथेन, या मीथेन एंड ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो ब्यूटेन तो सबसे ज्यादा है, तो ये तो याद रखना है। तो क्या है, दो, ब्यूटेन एंड प्रोपेन आर द टू मेन गैसेज ऑफ द प्रेजेंट इन द एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक। नेक्स्ट, द नेचुरल सोर्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन एटमोस्फेयर इज। तो वो पूछ रहा है जो मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3Br जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि CH3Br जो है इसमें से कहां से आपको देखने को मिलता है, ओशियंस में, वोल्केनोस में, लैंडस्लाइड में, या वेजिटेशन में। तो करेक्ट आंसर क्या है, ओशियन से हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा मिथाइल ब्रोमाइड देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हमें यहीं से एटमॉस्फेयर में ओशियन से मिथाइल ब्रोमाइड मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, द अपरमोस्ट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वेयर शॉर्ट वेव अल्ट्रा रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब इज नोन एज। तो वो बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं। ऑप्शंस है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, या थर्मोस्फेयर में। तो आंसर क्या है यहाँ पे डी, ठीक है। ये अपर मोस्ट जोन के बारे में पूछा, उसने ओजोन लेयर के बारे में नहीं पूछा है, जबकि ओजोन लेयर में जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ एक डील चलती है तो वो किस में होता है, तब स्ट्रेटोस्फेयर आता। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है, अपर मोस्ट जोन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर अपर मोस्ट जोन होता है जहां पे शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं, वो कौन सा है। तो सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है, थर्मोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट पे है, देन स्ट्रेटोस्फेयर आती है, देन मीजोस्फेयर आती है, एंड देन थर्मोस्फेयर आती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर या एलिमेंट हेल्थ इफेक्ट विच इज करेक्टली मैच। तो वो पूछ रहा है कि बताओ कि लेड की वजह से मीथेमोग्लोबिनियमिया होता है, आर्सेनिक की वजह से किडनी डैमेज होता है, या मर्करी की वजह से नर्वस डिसऑर्डर होता है, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से हाइपोक्सेमिया होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पैन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। क्या बीमारी होती है इसकी वजह से, हाइपोक्सेमिया होती है। मर्करी की वजह से क्या होता है, मीनामाटा डिजीज होता है, ठीक है। और लेड और आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच्ड है वो क्या है, पैन PN की वजह से क्या होता है, हाइपोक्सेमिया होता है। नेक्स्ट, at present what is the share of renewable energy in the total energy production of India। कि इंडिया में जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें रीन्यूएबल एनर्जी की कितनी परसेंटेज है। तो ऑप्शंस थे 11 to 12%, 2 to 3%, 20% या 25 to 30%। तो बताओ कि टोटल एनर्जी प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है उसमें रीन्यूएबल एनर्जी का कितना परसेंट शेयर है।
रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जिसमें आप एनर्जी को दोबारा से दोबारा क्या कर सकते हो, रीन्यू कर सकते हो, उसको जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11 to 12% क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी का शेयर है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट, ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ, ये एक अवार्ड का नाम है ग्लोबल 500, वो पूछ रहा है कि किस फील्ड में दिया जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल में, मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म में, मूवमेंट अगेंस्ट नारकोटिक्स में, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्लोबल 500 अवार्ड किससे रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिला है, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन बाय, क्या एसिड रेन किसकी वजह से होता है, जब नेचर में कौन से कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, निट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द डायरेक्ट आंसर। Option number A is the direct answer, that is NO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे SO2 आएगा। ठीक, तो याद रखना है कि जब नॉर्मल रेन वाटर की पीएच जो होती है वो 5.5 से कम हो जाती है तो क्या होती है, एसिड रेन होती है। किसकी वजह से होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दैट इज निट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या था आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा जैव विविधता किस में पाई जाती है, आर्कटिक फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, या कॉन्फिरियस फॉरेस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहां पे बारिश होती है बहुत ज्यादा वहां पे क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओजोन फॉर्मेशन, इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है जो ओजोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोकेमिकल प्रोसेस, केमियोसिंथेसिस प्रोसेस, या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम वाज इनोवेटेड बाय, कि जो इकोसिस्टम टर्म थी वो किसने दी थी, पहले हमने क्या पढ़ी थी, इकोलॉजी वाली पढ़ी थी, अभी हमने क्या पूछा हुआ है, इकोसिस्टम की पूछी हुई है। तो कौन थे, टेंसले ने की, ओडम ने की, मेंडल ने की, या सीसी पाक ने की। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जी टेंसले ने किस टर्म को क्वाइन किया था, इकोसिस्टम टर्म को उन्होंने क्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेट एट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि कहाँ पे प्रेजेंट है नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, या नागपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, नागपुर में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इन इकोसिस्टम अ स्टेबल बायो ग्रुप इज कॉल्ड, इकोसिस्टम में जो एक चीज स्टेबल है, जो यहाँ से डिफरेंशिएट, जो कहीं से भी फ्लक्चुएट नहीं करती है, स्टेबल है, अपना काम करती है, उस चीज को क्या कहते हैं, सेसेशन, सीरल, क्लाइमेक्स, या इकोटोन। तो इसमें क्या स्टेबल है, तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इकोटोन जिसे हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, as per NCF 2005 which of the following is the theme of EVS। तो देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो NCF है 2005 में, उसमें EVS की एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड उसकी थीम क्या थी, फूड, वेदर, एनर्जी, या सोलर सिस्टम। तो आंसर क्या है यहाँ पे, फूड से रिलेटेड था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स एंड दीज टू मेटल्स आर, वो कौन सी, देखो ये तो पता है सभी को कि ब्रॉन्ज क्या है, एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल का या नॉन मेटल का, या मेटल और नॉन मेटल दोनों का होता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी कंपोजिशन जो है उसकी पाई जाती है। तो वो पूछ रहा है कि ब्रॉन्ज जो है उसमें किसका कंपोनेंट पाया जाता है। याद रखना है, ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन से बनता है, और ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बनता है।
क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेड सी? डेड सी किसे कहते हैं? अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, जिस समुद्र का पानी जो है वो जहरीला है, या अ सी विच इज saltiest of all oceans and sea, a sea in which high and low tides are very frequent, a sea in which it is dangerous to sail ships. तो बताओ डेड सी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि जिस समुद्र का पानी, जिस झील का पानी, जहां भी पानी क्या होगा बहुत ज्यादा नमकीन पाया जाएगा, उसे आप क्या कहते हो? मृत सागर के नाम से उसे जाना जाता है। दैट इज अ सी विच इज सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज। क्लियर? नेक्स्ट, इकोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। इकोस्फीयर, इफ आई एम सेइंग टू यू व्हाट इज इकोस्फीयर, तो आपने बताना कि इकोस्फीयर में क्या क्या आता है। ठीक है, बायोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, या फिर उसमें लिथोस्फीयर भी आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपने ये बताना है कि इकोस्फीयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर। की इकोस्फीयर क्या है? किसका कॉम्बिनेशन है? बायोस्फीयर का, एटमोस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का एंड लिथोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि इकोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर भी है, एटमोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है और लिथोस्फीयर भी है। नेक्स्ट है आपका, which of the following power plant releases radioactive materials as well as hazardous metals such as lead and arsenic under normal operating conditions? वो पूछ रहे हैं कि इसमें जो है वो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किस में से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जहां से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जो नेचर के लिए क्या होती हैं? बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो वो कहाँ से देखने को मिलेंगी? न्यूक्लियर पावर प्लांट से, सोलर पावर इंस्टॉलेशन से, हाइड्रो पावर से, या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट मत कर देना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? वो कंट्रोल करता है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है वहां पे। और जहां से सबसे ज्यादा थर्मल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स निकलते हैं जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो क्या है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट किस वजह से चल रहे हैं? कोयले की वजह से चल रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ क्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज की जो पीने का पानी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो कितना होना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए फिर भी वो टॉलरेबल होता है? 100, 200, 600, 800। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि 600 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल लेवल है क्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर का। कि सिर्फ इतना ही क्लोरीन होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो वो प्रॉब्लम होगी। ये भी मैक्सिमम है, वैसे 600 से कम ही जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट ऑल्सो टर्म्ड एज अर्थ समिट वाज हेल्ड इन 1992 इन विच सिटी? ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था PS के पेपर में कि बताओ 1992 में जो एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट में, जो बाद में उसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना गया था, वो कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, क्योटो में, स्टोक्योम में, या कोहिंगम में? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? ए, दैट इज रियो डी जेनेरियो में ये चीज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट इजीली ब्रोकन डाउन? इसमें से वो कौन सा मटेरियल है जो इजीली ब्रोक डाउन नहीं होता है? ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, चिटिन या अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स तो बॉडी में पाए जाते हैं, वो तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेलुलोज जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं, एनिमल बॉडीज में पाया जाता है। हेमीसेलुलोज भी। चिटिन, व्हाट अबाउट चिटिन? चिटिन क्या होता है कि जितने भी आपके प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स होते हैं उनके जो एक्सोस्केलेटन जो उसका बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? चिटिन से बनी होती है। उनको ब्रेक डाउन करना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके कैंकड़े वगैरह हैं या बिच्छू वगैरह हैं उनकी एक्सोस्केलेटन को आप क्या कहते हो? चिटिन, जिसे तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिटिन। एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप इजीली ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GIS Geographical Indication System is applied to study viewshed analysis, environmental impact assessment, या फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एनालिसिस से रिलेटेड है, या ऑल ऑफ द अबव? तो डायरेक्ट है, जिसको पता है वो डायरेक्ट कर सकता है क्योंकि स्टैटिक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की एनवायरमेंट से ये डील करता है। ठीक है, सारे ही आ जाएंगे इसमें, उसमें वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगी और उनकी एनालिसिस भी आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट,
Which of the following promoted the government of India to enact Environment Protection Act 1986? किस चीज की वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो एक प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था, जिसे आप बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनैक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में? तो क्या हुआ था 1986 में या उसके आसपास? रिवर गंगा वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, या फिर जो केरला में ट्रेजिडी हुई थी उससे रिलेटेड है, या लंदन स्मोक से रिलेटेड है, या भोपाल गैस ट्रेजिडी से रिलेटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक, लग गया पता? ठीक है, तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपने इस सेशन में किए हैं, जो ईवीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।